Ji, Assalamu alaikum. Thank you for joining. We're going to be starting vertical motion today. And like the previous topic, we'll be covering this from the book first. So the topic is vertical motion. अच्छा, तो बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करते हैं और जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है ना बुक से वो मैंने वर्कशीट में इंक्लूड की हुई है. So the first thing we need to know in vertical motion is okay, if there's an object which is going upwards, then the acceleration is going to be negative 10 meters per second square. फिजिक्स में आई थिंक आप 9.8 कुछ लेते हो, लेकिन मैथ्स में हम -10 लेंगे. So if an object is thrown upwards in the absence of any air resistance, acceleration -10 होगी. ठीक है, इसको कहते हैं फ्री फॉल एक्सेलरेशन. इसी तरह if an object is coming downwards, तो उसकी एक्सेलरेशन होगी 10 meters per second square. ठीक है, in the questions you will just be told that an object is thrown upwards or the object is coming downwards. Acceleration mention नहीं होगी. So you need to know upwards is -10, downwards is +10. ये एक बात पता होनी चाहिए वर्टिकल मोशन में. उसके अलावा पता होना चाहिए कि when an object reaches its maximum height, let's say maximum height यहाँ पे आती है उसकी, और उसके बाद वो दोबारा नीचे जाता है. So maximum height पे जो उसकी फाइनल स्पीड होती है वो 0 हो जाती है. इसी वजह से वो रुक के फिर नीचे गिरने लगता है. सो एक बात एक्सेलरेशन की पता होनी चाहिए, अपवर्ड्स 10, डाउनवर्ड्स -10, और फाइनल स्पीड और द स्पीड एट द मैक्सिमम हाइट इज गोइंग टू बी 0 गोइंग अपवर्ड्स. तो एक ऑब्जेक्ट अगर ऊपर फेंका गया है तो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट को रीच करेगा तो उसकी फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी उस टाइम. और इसी तरह जब ये सेम ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, अब ये ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू हुआ है तो फिर उसकी इनिशियल स्पीड 0 ली जाएगी. ठीक है, अपवर्ड जाते वक्त मैक्सिमम हाइट पे फाइनल स्पीड 0 होती है, लेकिन डाउनवर्ड आते वक्त इसको फिर हम u ले लेते हैं. u विल बी 0, इनिशियल स्पीड विल बी 0. Other than that, there are two more things that you need to know before we start the questions. एक तो ये है कि लेट्स से एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग अपवर्ड्स और वो इस तरह से ऊपर जाता है जाता है जाता है, अपनी किसी मैक्सिमम हाइट पे आता है और फिर ये नीचे आना शुरू हो जाता है. तो लेट्स से इस पॉइंट पे उसकी जो भी स्पीड है, लेट्स से 12 है, तो जब वो नीचे आ रहा होगा ना वापस, तो जब इस पॉइंट पे आएगा तब स्पीड दोबारा 12 होगी. This happens when there is no air resistance. तो किसी भी एक इंस्टेंट पे अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स स्पीड सेम होगी. ठीक है, मैं दिखाती हूँ कि इसको बुक में कैसे लिखा हुआ है. जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी कॉपी द टेक्स्ट फ्रॉम द वर्कशीट.
लिखा हुआ इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्री फॉल इसी को कहते हैं, ये जब ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका गया है और नीचे आ रहा है और कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है. सो ड्यूरिंग फ्री फॉल द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर हाइट in its upward motion is equals to the speed at the same height in its downward motion. So same height पे ऊपर जाते वक्त जो स्पीड होगी नीचे आते वक्त भी उस हाइट पे वही स्पीड होगी. ठीक है, लेट्स से इस फिगर पे दोबारा जाते हैं. अपवर्ड जाते वक्त 12 के बाद हाइट स्पीड और कम होगी. लेट्स से यहाँ पे हो गई 10 कहीं पे, तो फिर सेम हाइट पे डाउनवर्ड्स भी स्पीड इधर 10 ही होगी. उसके अलावा वन मोर थिंग विच इज कि अगेन अपवर्ड मोशन हो रही है और डाउनवर्ड मोशन हो रही है. सेम ऑब्जेक्ट फिर नीचे आ रहा है. अच्छा, लेट्स से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर टाइम 3 सेकेंड्स में ये डिस्टेंस कवर किया गया है ऊपर जाते वक्त, तो इन्हीं सिमिलर हाइट्स का नीचे आते वक्त भी इतना ही टाइम लगेगा ये डिस्टेंस कवर करने में. सो किसी भी दो पॉइंट्स पे जो टाइम लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने तक while गोइंग अपवर्ड्स, और उन्हीं दो पॉइंट्स का टाइम नीचे आते वक्त इज गोइंग टू बी सेम. तब जब यहां से यहां आएगा ऑब्जेक्ट तो 3 सेकेंड्स ही लेगा. ठीक है, लेट मी शो यू व्हाट द बुक सेज अबाउट दिस. Okay, so the theory is that in the absence of air resistance, the time for a particle to travel between two specific heights during its upward motion is equals to the time taken to travel between the same heights during its downward motion. So इधर से इधर 3 seconds में गया तो नीचे आते वक्त भी इधर से इधर 3 seconds में ही आएगा. ओके, सो हमने एक्सेलरेशन की बात की है +10 और -10. हमने मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 होने की बात की है. फिर हमने डिस्कस किया है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड है ऊपर जाते वक्त नीचे आते वक्त भी उस हाइट पे सेम स्पीड होगी. और फाइनली हमने डिस्कस किया है कि ऊपर जाते वक्त किसी भी दो हाइट्स के दरमियान एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने तक जितना टाइम लगेगा नीचे आते वक्त भी उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कवर करने में उतना ही टाइम लगेगा. ठीक है, ओके. कीपिंग दीज इन माइंड, लेट्स स्टार्ट द बुक क्वेश्चंस नाउ. आसान से क्वेश्चंस हैं, लेट्स क्विकली गो ओवर देम. A stone is thrown upwards with an initial velocity of 18 meters per second. Okay. So a stone is thrown upwards. So मैं double arrow से show कर रही हूँ upward motion with an initial velocity of 18. So speed is 18. U is 18 meters per second. Find the time when the stone returns to the point of projection and the velocity of the stone at this instant. अच्छा, ये ऊपर जाएगा, अपनी किसी मैक्सिमम हाइट पे आएगा और फिर नीचे आएगा. डाउनवर्ड मोशन इधर दिखा देते हैं और यहाँ पे अपनी फाइनल पोजीशन पे दोबारा आएगा. तो देवास्ट के टोटल टाइम कितना लगेगा ऊपर जाने में और फिर ऊपर से नीचे आने में, और उसके अलावा द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन एट दिस इंस्टेंट. अच्छा, ये पहले कर लेते हैं.
क्या होगी वेलोसिटी या स्पीड इधर जब वो वापस आएगा इस पॉइंट पर? मैम सेम होनी चाहिए 18। हाँ बिल्कुल सेम ही होगी, वही होगी। एक पर्टिकुलर हाइट पे ऊपर जाते वक्त जो स्पीड होगी उसी हाइट पे नीचे आते वक्त भी वही स्पीड होगी, तो कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं। सो दिस इज गोइंग टू बी 18। सो v हो जाएगा इधर, इसको मैं v से रिप्रेजेंट कर रही हूँ क्योंकि फाइनल स्पीड होगी नीचे आते वक्त। सो v वुड बी 18 मीटर्स पर सेकेंड और नो वर्किंग इज नीडेड अगर आपको इसकी थ्योरी आती है। ओके, अब टाइम फाइंड करना है और टाइम दो स्टेजेस में फाइंड करेंगे, अपवर्ड टाइम, डाउनवर्ड टाइम, और उनको ऐड करेंगे। अपवर्ड मोशन को देखते हैं, खाली हमें u इज इक्वल्स टू 18 पता है और दो कौन सी वैल्यूज पता है इन अपवर्ड मोशन जो क्वेश्चन में नहीं बताई हुई लेकिन इम्प्लाइड है। देखो खाली u इज इक्वल्स टू 18 पता है, दो और वैल्यूज पता होनी चाहिए ना ताकि हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। मैम जो स्टार्टिंग में नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा उसका v 0 होगा और दूसरी साइड में v आपको 18 गिवन है उसका u 0 होगा। हाँ ठीक है, ये सही बात है कि इधर अपवर्ड मोशन की अगर हम खाली बात कर रहे हैं तो v जीरो होगा। अभी खाली अपवर्ड मोशन की बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे v इज इक्वल्स टू जीरो। अपवर्ड मोशन में ही एक और चीज भी पता है, वो क्या पता है? Ma'am, acceleration is -10. हाँ एग्जैक्टली, एक्सेलरेशन -10 पता है। सो यू हैव थ्री वैल्यूज टू वर्क विद। अब इन तीनों को यूज करके टाइम निकालना है तो हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं? टाइम फाइंड करना है। u प्लस 80 वाला मैम जो था, हाँ, v इज इक्वल टू u v प्लस is 80। equals to u plus 80, correct. v is equals to u plus 80, v है 0, u है 18 minus 10 times t। t की वैल्यू आ गई 1.8 सेकेंड्स। सो यहाँ से यहाँ जाने में 1.8 सेकेंड्स लगे और इधर से इधर आने में कितना टाइम लगेगा? 1.8 seconds. हाँ वही लगेगा, दोबारा वर्किंग करने की बिल्कुल भी नहीं जरूरत। वैसे अगर आप करोगे तो सेम आंसर ही आएगा 1.8, बट हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैकेनिक्स में टाइम बहुत ही प्रेशियस होता है, तो हमें पता है कि सेम हाइट्स पे उतना ही टाइम लगता है, तो ये 1.8 होगा। तो फिर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3.6 सेकेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर आप इधर भी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हो डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड्स फिर u 0 हो गया, v हमने वैसे कर भी लिया है, और अगर लेट्स से v भी नहीं निकाला हुआ, हमें पता है a 10 है डाउनवर्ड्स और हमें टाइम फाइंड करना है, और u भी, अच्छा नहीं, v फिर हमें पता होगा, v इज 18, तो इससे भी हम टाइम निकाल सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैम आपने इसकी वर्कशीट अपलोड कर दी है? हाँ जी कर दिया, ड्राइव पे होगी, वर्टिकल मोशन बुक क्वेश्चंस के नाम से कुछ होगी, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू कॉपी द क्वेश्चंस। उसके शुरू में थ्योरी है और उसके बाद क्वेश्चंस है। Okay. A ball is thrown upwards with an initial velocity of 15.5. So again, a particle is being thrown upward with an initial velocity of 15.5. So u is equals to 15.5 करेंगे। For how long is this ball higher than 10.5 meters? So let's say कहीं पे height 10.5 meters है, let's say यहाँ कहीं है 10.5,
तो हाउ लॉन्ग इज दिस बॉल अबव दिस हाइट? तो एक तो ये ऊपर जाते वक्त 10.5 से ऊपर होगा कुछ देर के लिए, यहाँ पे v 0 होगा, तो हमें ये टाइम चाहिए जब वो 10.5 से हायर जाएगा। और उसके अलावा नीचे आते वक्त भी वो कुछ देर तक 10.5 से ऊपर रहेगा, लेकिन बाद में फिर उससे नीचे चला जाएगा, ये टाइम चाहिए। ओके हमें पता है अपवर्ड मोशन में a -10 है, डाउनवर्ड मोशन में a 10 है, अपवर्ड मोशन में v 0 है, डाउनवर्ड मोशन में u 0 है, और इनफैक्ट यहाँ पे भी v भी पता है 15.5। ओके अब इस क्वेश्चन को ना करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम क्वाड्रेटिक्स यूज करें। क्वाड्रेटिक कैसे यूज करें? A ball is thrown upward with an initial velocity of 15.5. For how long is the ball higher than 10.5? जब भी डिस्टेंस और इनइक्वालिटी आएगी, देखो ये ग्रेटर देन 10.5 है ना, हायर देन 10.5, हमने क्वाड्रेटिक्स ही यूज करना है, ये सबसे ज्यादा टाइम सेविंग मेथड है। ठीक है, हमने करना है s इज ग्रेटर देन 10.5, कि जो ये बॉल डिस्टेंस कवर कर रहा है इसने ग्रेटर देन 10.5 रहना। ठीक है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 10.5 है, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 10.5, यहाँ उससे पहले 10.5 से कम है, इस रीजन की नहीं बात हो रही, और इधर भी उसके बाद 10.5 से कम होता है डिस्टेंस, तो इधर की भी नहीं बात हो रही। सो किस टाइम में ये डिस्टेंस 10.5 से बड़ा होता है? सो डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर इज ग्रेटर देन 10.5। हम अपवर्ड मोशन को लेके चल रहे हैं, तो हम उसकी वैल्यूज इनपुट कर लेते हैं। अपवर्ड मोशन में u 15.5 है, टाइम फाइंड करना है, प्लस हाफ a -10 है, t स्क्वायर ग्रेटर देन 10.5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। सो ये बन जाएगा -5t स्क्वायर प्लस 15.5t ग्रेटर देन 10.5। अब हमारा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमें रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि टी स्क्वायर पॉजिटिव हो। तो हम इस सबको इस साइड पे ले आते हैं, तो हमारे पास आ गया 5t स्क्वायर्ड माइनस 15.5t प्लस 10.5, और ये लेस देन 0 है। तो अगर मैं इसको दोबारा लिखूं फॉर बेटर क्लैरिटी, 5t स्क्वायर माइनस 15.5t प्लस 10.5 is less than 0। पहले मुझे क्रिटिकल वैल्यूज निकाल के बताएं, और फिर मुझे वो पूरी इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में भी बताएं। इसकी क्रिटिकल वैल्यूज क्या आती हैं, मतलब कि t की वैल्यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ABC सब्स्टिट्यूट करके बताना है। हम 21/10 and 1। मतलब कि 2.1 और 1। ओके, सो t
t is equals to minus b plus minus square root b squared minus 4ac upon 2a। तो इसके बाद आंसर आ गया 2.1 और 1। और इनइक्वालिटी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं जब लेस देन 0 वाला केस हो? T is between 2.1 and 1. ठीक है, बिल्कुल। t is between 2.1 and 1, मतलब t is greater than 1 and t is less than 2.1। इसका मतलब है कि अगर हम फिगर पे वापस जाएं तो पहले t is equals to 1 पे ऊपर जाते वक्त 1 सेकेंड पे इसकी हाइट 10.5 से ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, और जब वो नीचे आ रहा होगा तो t is equals to 2.1 था ना, हाँ 2.1 तक उसकी हाइट 10.5 मीटर से ऊपर ही रहेगी, उसके बाद कम होना शुरू हो जाएगी। तो कितनी देर तक ये बॉल 10.5 मीटर से ऊपर रहा? 1.1. हाँ, सबट्रैक्ट कर देंगे। सो फाइनल आंसर के लिए हमें 2.1 minus 1 is equals to 1.1 seconds लिखना है, तो सबट्रैक्ट कर देना होता। ठीक है। सो जब भी डिस्टेंस ग्रेटर देन सम वैल्यू या डिस्टेंस लेस देन सम वैल्यू की बात होगी तो हम ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा के क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में इसको चेंज कर लेंगे। आई थिंक दैट इज द क्विकेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। उसके अलावा थोड़ा लेंदी काम हो जाएगा, उसके अलावा हमें टाइम फाइंड करना पड़ेगा किसी भी एक साइड का। इसका टाइम अगर हमने निकालना होगा तो उसके बाद उसको डबल कर देंगे दोनों टाइम्स के लिए, लेकिन ये टाइम हम फिर कैसे निकालेंगे? इस पार्ट में हमें v0 पता है और a माइनस 10 पता है, उसके अलावा कोई चीज नहीं पता। ठीक है, इतने से पार्ट का हमें डिस्टेंस नहीं पता, इसका हमें u नहीं पता कि यहाँ पे u क्या होगा, ये भी नहीं पता। तो हमारे पास 3 वैल्यूज हैं नहीं कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकें, लेकिन वो 3 वैल्यूज निकल सकती हैं। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन लेंदी काम है। कैसे निकल सकती हैं कि लेट मी जस्ट क्लियर दिस। इस तरह निकल सकती हैं कि आप पहले ये कंप्लीट, थैंक यू, ये कंप्लीट डिस्टेंस निकाल सकते हो यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, कंप्लीट डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो? u भी पता है, टॉप पे v भी पता है, और उसके अलावा a भी पता है अपवर्ड जाते वक्त -10। ये पूरा डिस्टेंस निकाल लिया, फिर उसमें से 10.5 माइनस किया तो इतना डिस्टेंस निकाल लिया। फिर आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, इस पार्ट में v आ जाएगा और a भी पता है, और फिर आप इन तीनों को यूज करके t निकाल लोगे और फिर उस t को डबल कर लोगे। मैम अगर हम डायरेक्ट टाइम निकाल लें इस पूरी लेंथ का और उसके बाद उस छोटी लेंथ का टाइम निकाल दें, क्योंकि हमें उसका लेंथ पता है, और उसको हम माइनस करके मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, तो उससे आंसर नहीं आ जाएगा जल्दी? मेरे ख्याल में आना चाहिए, उससे भी आ जाएगा। थोड़ा मैंने 2 स्टेप किया है, सही आंसर आ गया, आ जी गया। 1.1 आया। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप फिर 2 दफा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के दिस क्वेश्चन इज स्टिल डूएबल। ओके, इट कैन बी डन। ठीक है, इफ इट इज नॉट टेकिंग यू अ लॉट ऑफ टाइम सो दैट इज आल्सो गुड इनफ। ठीक है, तो फिर ये, लेकिन दोनों मेथड याद रखने हैं, या तो इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे 2 दफा, और या फिर हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को यूज कर लेंगे डिस्टेंस ग्रेटर देन व्हाटएवर वैल्यू इज गिवन टू अस। ठीक है, दोनों तरह से हो सकते हैं। जी मैम ये जो आपने इनइक्वालिटी बनाई है इसमें हमने पहली वाली सिचुएशन को दिमाग में रखा है ना, कि मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हमने कहा है कि जब डिस्टेंस 10 से 10.5 से बड़ा होगा। अगर हम दूसरी साइड को ले लेते हैं माइंड में कि हम स्टार्ट ऊपर से कर रहे हो, नीचे की तरफ आ रहे हो, और अगर हम डिस्टेंस को, फिर हम क्या करते हैं? मतलब वो दूसरी साइड से भी सेम आंसर आता अगर हम 10.5 से सेम स्मॉलर आता, कर लेते? सेम आता, अच्छा, सही सेम आना, आंसर। हाँ बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये भी क्लास के बाद करना और फिर मुझे बताना अगर नहीं आता सेम। ठीक है।
ठीक है, डू ट्राई। ठीक है, जितने सिनेरियोज ना आपके जहन में आ रहे होते हैं क्वेश्चन करते वक्त, उनको जरूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं पता कि कौन सा सिनेरियो ज्यादा आसानी से हो जाएगा और कौन सा आपको फंसाएगा। तो फिर इसके लिए आपको थोड़े मल्टीपल तरीके आने चाहिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस इट, जिस वक्त आप अंडर प्रेशर नहीं होते। ठीक है, कि ये एक टाइम लिमिट है। जी हम ये एंड में हमने माइनस क्यों किया? क्योंकि देखो इनइक्वालिटी ने हमें क्या बताया है कि टाइम 1 से लेकर 2.1 तक ये डिस्टेंस 10.5 से ऊपर रहा है। तो क्वेश्चन ने आपसे रेंज नहीं पूछी। फॉर हाउ लॉन्ग इज द बॉल हायर देन 10.5, उसने एक टाइम पूछा। तो फिर वो होगा 1 से लेकर 2.1 सेकेंड्स तक कितना टाइम है, 1.1 सेकेंड का टाइम है ना, इसीलिए माइनस किया। ठीक है, आपने एक न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी होती है, एक रेंज नहीं बतानी होती। ठीक है इस मैम, वजह से हमने सबट्रैक्ट किया। ओके, ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, ये आंसर भी साथ कॉपी हो गया। आज अटेंडेंस नहीं इतनी अच्छी, आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दैट। Question 3. A ball is thrown upward with an initial velocity. जी आप -9.81 नहीं लेते एक्सप्रेशन? नहीं, वो फिजिक्स में लेते हैं, मैथ्स में 10 और -10। ओके सही है। ठीक है, बिल्कुल भी 9.8 नहीं लेना। ओके, ओके। A ball is thrown upward with an initial velocity of 12 meters per second. So again, upward projection represented by double arrows. U is 12 from a point 2.5 meters above the ground. अच्छा, अब ये थोड़े ऊंचाई पे है, तो this would be 2.5 meters. Okay. A ball is thrown upward with an initial velocity of 12 meters per second from a point 2.5 meters above the ground. Find the time when the ball reaches the ground. अच्छा जी, तो अब इसने ऊपर जाना है, फिर कहीं जाके रुकना है, फिर उधर से ही नीचे आना है, और ग्राउंड जो कि इधर है इसको हिट करना। ओके, फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल रीचेस द ग्राउंड, मतलब टाइम में अब हमें यहां से यहां तक का टाइम चाहिए। ठीक है, फिर इसको डबल कर देंगे तो यहां से यहां तक का टाइम भी आ जाएगा, और फिर उसके अलावा इसका टाइम भी निकालना है। तो 3 टाइम्स को हम ऐड करेंगे। ठीक है, सो फाइंड द टाइम व्हेन द बॉल रीचेस द ग्राउंड एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट दिस इंस्टेंट। डाउनवर्ड मोशन में यहाँ पे फाइनल स्पीड भी बतानी है, बिल्कुल जब वो ग्राउंड को हिट करे। ओके, अच्छा जी, अब अपवर्ड पे वापस जाते हैं। U12 है, V 0 है, और A अपवर्ड -10 है। तो अब मुझे टाइम निकाल के बताएं यूजिंग विच इक्वेशन ऑफ मोशन। v is equals to u plus 80 से टाइम 1.2 सेकंड्स आ रहा है। Okay. V is equals to U plus 80. 0 is equals to 12 times minus 10t. तो t आ गया 1.2 seconds. तो ये आ गया 1.2, ये भी फिर आ गया 1.2। हम इस पे टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, ऑल्दो इधर भी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो यही आएगा, बट वी विल नॉट बी वेस्टिंग टाइम हियर। अब हमें टाइम चाहिए थर्ड पार्ट का, जो मैंने पिंक में लिखा है। इधर क्या होगी स्पीड इस पॉइंट पे? मैम 12 होगी। हाँ बिल्कुल 12 होगी। हमने शुरू में थ्योरी में डिस्कस किया है कि एक पर्टिकुलर हाइट पे
स्पीड सेम रहती है, ऊपर जा रहा हो और नीचे आ रहा हो तो सेम हाइट पे स्पीड सेम रहती है। तो यहाँ पे इस पार्ट का u12 है, ये हमें पता है। फिर डाउनवर्ड जा रहा है तो एक्सेलरेशन 10 है। और एक और चीज पता होनी चाहिए, वो क्या होगा? हम डिस्टेंस 2.5 ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि ये डिस्टेंस 2.5 है, तो फिर ये डिस्टेंस भी 2.5 है। डिस्टेंस 2.5 मीटर्स हो गया। अब क्या यूज करें ताकि हमारे पास टी आए? UAS से टी निकालना है। S is equals to ut plus half at square. ठीक है, लेट्स ट्राई। S is equals to UT plus half AT square. 2.5 is equals to 12 times T plus half A T squared. Okay, quadratic equation बन रही है। So 2.5 is equals to 12T plus 5T squared. 5T square plus 12T minus 2.5 is equals to 0. So minus B plus minus B squared minus 4AC upon 2A. किसी ने निकाल लिया? Five. 0.1928. ठीक है, एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा। नेगेटिव टाइम इग्नोर हो जाएगा, पॉजिटिव टाइम को ही लेके चलेंगे। 0.1928। अब तीनों टाइम्स को ऐड कर देंगे। 1.2 टाइम्स 2 प्लस 0.1928। सो आंसर, बल्कि नहीं, 0.1928 प्लस 1.2 प्लस 1.2, ये आ रहा है 2.59 in 3 significant figures. 2.5928 rounded to 2.59 seconds. इसका मैं आंसर कंफर्म कर लूँ, सही है। ओके, अब वेलोसिटी बतानी है या फाइनल स्पीड बतानी है। So we have u, we have a, we have s, we also have t 0.1928. तो अब काफ़ी flexibility है to use an equation of motion that gets you v. So इधर आपको t भी पता चल गया 0.1928. Okay, so कोई भी equation of motion use करो और v निकाल लो। I'm using v square equals u square plus 2as. So v is equals to square root u square plus 2as और आंसर लिखा हुआ है इधर 13.9। प्लीज कंफर्म करो यार। 12 squared plus 2 times 10 times 2.5 square root, ठीक है, आ रहा है 13.9283 rounds to 13.9. ओके, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। जी, अगले टॉपिक पे आते हैं। दिस वाज मतलब अगले सब टॉपिक पे, दिस वाज मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन वेट। इसकी भी हमने थोड़ी थ्योरी डिस्कस करनी है बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चंस। सो जितनी भी रेलेवेंट थ्योरी है बुक से, बहुत थोड़ी है, वो मैंने वर्कशीट पे डाल दिया आपके लिए। ओके, सो इस टॉपिक के लिए पहली तो चीज़ पता होनी चाहिए कि वेट का फॉर्मूला होता है mg, मास टाइम्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, विच इज 10 या -10, बल्कि हाँ 10 या -10 डिपेंडिंग।
बल्कि 10 ही होगा। G is the downward pull of the gravity, downward gravitational acceleration, which is going to be 10. एक सेकेंड, द बोर्ड इज, अच्छा नाउ इट्स बैक। ओके, सो वेट जो होता है ना, एक ऑब्जेक्ट है ये, वेट एक डाउनवर्ड फोर्स का नाम है। सो एक ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड पुल कर रहा होता है वेट, और वेट का फॉर्मूला है mg। मास गिवन होगा और g हमेशा 10 होगा डाउनवर्ड्स। सो वेट इज mg, न्यूटन्स होता है इसका यूनिट। दूसरी बात पता होनी चाहिए कि टेंशन क्या है। ओके, टेंशन इन स्ट्रिंग की बात हो रही है। बाकी तुम लोगों की लाइफ्स में और भी बहुत टेंशन है, लेकिन वे टॉकिंग अबाउट टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब लेट्स से इसी ऑब्जेक्ट को एक कोई स्ट्रिंग ऊपर पुल कर रहा है, ठीक है, इसके ऊपर एक स्ट्रिंग है, और अगर वो स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है तो एक टेंशन भी होगी उसमें, एंड टेंशन always acts away from the mass। देखो लिखा हुआ है, tension is a force exerted by a string, a rope or a cable on a mass। ये mass है कोई, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको, इस पे थ्रेड अपवर्ड्स है, तो टेंशन इज गोइंग टू बी अपवर्ड्स। टेंशन हमेशा आपका जो मास है उससे अवे पॉइंट कर रहा होता है, यूं डाउनवर्ड टेंशन नहीं बन सकती, कभी अपवर्ड होती है उसकी एरो, ठीक है। और ये एरो की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम बात करेंगे इस पे। सो वेट को आपने डाउनवर्ड शो करना है इस केस में, और टेंशन को आपने अपवर्ड शो करना है। वेट हमेशा एक डाउनवर्ड पुल का नाम है, और टेंशन इस केस में अपवर्ड होगी, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग इसके ऊपर है और स्ट्रेच्ड है। So tension is a force exerted by a string, rope or a cable when it is taut and its direction is away from the mass। Okay, अच्छा जी, टेंशन की बात हो गई, वेट की बात हो गई। अब हम बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ की। न्यूटन सेकेंड लॉ आप लोगों ने मे बी फिजिक्स में भी पढ़ा हो, विच इज नेट फोर्स इज इक्वल्स टू ma। तो बोलते हैं नेट फोर्स is the product of mass times acceleration। ओके, मैथ्स में ना इसको F इज इक्वल्स टू ma नहीं लेंगे हम, थ्रू आउट दिस कोर्स इसको लेंगे फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इक्वल्स ma। ये रिजल्टेंट फोर्स होती है। फॉरवर्ड फोर्स कुछ होगा, अभी उसकी बात करेंगे, माइनस कोई बैकवर्ड फोर्स होगी, इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ठीक है। सो वी विल नॉट बी यूजिंग F इज इक्वल्स टू ma। अच्छा, अब फॉरवर्ड फोर्स क्या होगी? फॉरवर्ड फोर्स वो फोर्स होगी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन में। सो फॉरवर्ड फोर्स इज द फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अभी इस पे बहुत डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल के लिए बस जस्ट कॉपी दिस डाउन प्रॉपरली। और बैकवर्ड फोर्स होगा फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। Okay, I hope everybody has noted this down। इसी फॉर्मूला को अब अप्लाई करते हैं, ये जो मैंने सेटअप बनाया हुआ है मास और स्ट्रिंग का।
लेट्स से डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है, ये कोई भी लॉरी है जो इस मास को अपवर्ड लेके जा रही है। ठीक है, इसको दोबारा बनाते हैं जरा। एक मास है, अपवर्ड एक स्ट्रिंग है, तो टेंशन अवे फ्रॉम द मास होती है, और हमेशा एक डाउनवर्ड फोर्स भी एक्ट कर रही होती है ग्रेविटी की वजह से, विच इज mg। w is equals to mg लिखना जरूरी नहीं होता, बट इट इज अ वेट, सो यू कैन जस्ट राइट mg। अगर ये अपवर्ड जा रहा है, डबल एरो रिप्रेजेंट्स अपवर्ड मोशन, तो फॉरवर्ड फोर्स कौन सी होनी चाहिए, t या w? T। हाँ, t। ठीक है, तो फिर हमारा फॉर्मूला बनेगा फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स वेट इज इक्वल्स टू ma। ये फॉर्मूला बनेगा। और लेट्स से उसके बाद वो लॉरी इसी वेट को नीचे रख रही है, तो डाउनवर्ड मोशन होगी। मैम, जी डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा गिवन होगा? बताएंगे ना, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, गिवन होगा क्वेश्चन में, मतलब आपने खुद ही इंड्यूस वो करना होगा, डिड्यूस करना होगा फ्रॉम द डेटा। बिल्कुल ऑब्वियस होता है, ठीक है, क्लियर होता है। ओके, अच्छा जी, फिर अब यही अगर लॉरी इस मास को नीचे रख रही है, तो इसका मतलब है डाउनवर्ड मोशन हो रही है। बताया होता है लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, या अपवर्ड पुल है या डाउनवर्ड जमीन की तरफ रखा जा रहा है। इट्स वेरी क्लियर इन द क्वेश्चन। अब ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अब फॉरवर्ड फोर्स mg होगी, वेट, क्योंकि वो इन डायरेक्शन ऑफ मोशन है। mg माइनस t इज इक्वल्स टू mn। और एक और चीज जो पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर कांस्टेंट स्पीड हो तो फिर ये फॉर्मूला कैसे चेंज होगा। आई एम गोइंग बैक टू द फॉर्मूला, आई होप यू हैव नोटेड दिस डाउन। एक मिनट मैम। ओके, कांस्टेंट स्पीड की कल बात की थी और लिखवाया था, कल भी बात की थी और आई थिंक परसों भी बात की थी। जब स्पीड कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन क्या होती है? 0 होते हैं। हाँ, एक्सेलरेशन 0 होती है। तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि फॉरवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू बैकवर्ड फोर्स। ठीक है, सो अगर स्पीड कांस्टेंट है, एंड कांस्टेंट स्पीड acceleration is equals to 0, so forward force is equals to backward force. या अच्छा, मैं इसकी थ्योरी दिखाती हूँ आपको, जो वर्कशीट में है उसमें बस देख लें कुछ मिस तो नहीं हुआ। वेट की बात हुई है, mg फॉर्मूला है, g10 है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। टेंशन हमने डिस्कस कर लिया था, ये ब्लॉक का सेटअप हमने डिस्कस किया है। न्यूटन सेकंड लॉ हमने डिस्कस किया है, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड इज इक्वल्स टू ma। और फिर अगर कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन 0 है, फॉरवर्ड फोर्स इक्वल्स टू बैकवर्ड फोर्स है। और ये भी लिखा हुआ है, फॉरवर्ड फोर्स इज द फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, बैकवर्ड फोर्स इज द फोर्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो एवरीथिंग वी नीड टू डू द subsequent questions we've discussed. Okay, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं and then we will wrap up. Okay, question 4 of the same worksheet. A piece of luggage weighs 170 newtons. Weight बताया हुआ है और इसका मास पूछा हुआ है। इतना आसान क्वेश्चन वैसे काश आते होते, लेकिन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? मैम 17 आंसर। हाँ, 17 होगा। वेट इज इक्वल्स टू mg यूज हो जाएगा। 170 इज इक्वल्स टू m टाइम्स 10।
m is equals to 17 और SI unit kg. मैम इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आप सिर्फ प्रैक्टिस नहीं के लिए नहीं कर नहीं नहीं कभी भी नहीं आएंगे ऐसा क्वेश्चन. रहे हैं? ओके ऐसा तो मुझे लगता है ओ लेवल्स में भी शायद आप लोगों का ना आता हो, या शायद आ जाता हो, आई डोंट नो. सो नहीं, ये बस इसलिए कराया है कि अगर वेट गिवन हो तो मास निकालना आना चाहिए, मास गिवन हो तो वेट निकालना आना चाहिए. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. दिस इज ऑल वार्म अप फॉर द एक्चुअल पास पेपर क्वेश्चंस. ओके, ये देख लेते हैं. अ क्रेन इज लिफ्टिंग अ लोड ऑफ 350 kg. तो एक ब्लॉक बनाते हैं और उसका मास आप चाहो तो इधर लिख लो 350 kg. So we have a mass, an object with a mass of 350 kg. अच्छा जी, अब अगर 350 kg और बता दिया और कहा है क्रेन इज लिफ्टिंग अ लोड, तो फौरन से आपने इधर डाउनवर्ड एरो बनाना है. और क्या होगी डाउनवर्ड फोर्स? वेट. हाँ, और क्या वैल्यू होगी इसकी? 8500 3500. 3500, क्योंकि 350 है मास. सो 3500. क्यों? क्योंकि mg फॉर्मूला होता है ना, वेट इज इक्वल्स टू mg, मास टाइम्स 10. ये हो गया. अच्छा जी, टेंशन इन द केबल एज द लोड इज लिफ्टेड इज 4200. सो अपवर्ड फोर्स हो गई 4200 न्यूटन. ये टेंशन है. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द लोड. तो वही हमारा फॉर्मूला यूज होगा, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू ma. फॉरवर्ड फोर्स टेंशन होगी क्योंकि अपवर्ड मोशन है, लिफ्टिंग द लोड, लिफ्टिंग अ लोड से पता चल रहा है अपवर्ड मोशन है. तो फिर फॉरवर्ड फोर्स 4200 माइनस बैकवर्ड फोर्स 3500 इज इक्वल्स टू m टाइम्स a. और इससे a निकाल लेंगे. जिसको जो इस फॉर्मूला से फेमिलियर नहीं है वो नोट्स में प्लीज प्रॉपर लिखे, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू ma. वरना जब रिवाइज कर रहे होगे तो नहीं समझ आएगा कि क्या किया था. ठीक है, a निकाल के बताना. 2 2. बिल्कुल सही. a वुड बी 2 meters per second square. ओके, दो और क्वेश्चंस करते हैं, छोटे से ही बिल्कुल इसी तरह के, जस्ट फॉर प्रैक्टिस. A lift bringing minus to the surface of a mine shaft is moving with an acceleration of 1.2. एक लिफ्ट की बात हुई है, इसको भी एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर लेते हैं. ये लिफ्ट है और इसकी एक्सेलरेशन बताई हुई है 1.2. and a lift bringing minus to the surface of a mine shaft is moving with an acceleration of 1.2. तो ये upward motion है कि downward motion है? A lift bringing minus to the surface of a mine shaft. Mine surface, होगा. हाँ, माइन ऊपर होती है ना, ये सरफेस होती है और इधर माइन होती है. ठीक है, माइन जमीन के अंदर होती है. सो अपवर्ड मोशन हो रही है, माइन से सरफेस पे जा रहे हैं, तो अपवर्ड मोशन है. सो एक लिफ्ट है जो ऊपर जा रही है. A lift bringing minus to the surface of a mine shaft is moving with an acceleration of 1.2. The total mass of the cage and the miners is 1600 kg. इसका मतलब है इस लिफ्ट पे जो वेट है वो mg होता है. तो मास 1600 है तो वेट हो गया 16,000 न्यूटन. Find the tension in the cable. Cable इधर होगी, tension always points away from the mass. वही formula, forward force T, backward force 16,000 is equals to m is 1600 kg times acceleration is 1.2. Forward force minus backward force is equals to ma.
1792 is 0 newtons. हाँ बिल्कुल सही 1792 0 न्यूटन्स टेंशन और वेट फोर्सेस होती हैं और फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है ओके एक और क्वेश्चन just like this one and then we're done a steel ball of mass 1.8 kg is dropped vertically through the water with an acceleration of 5.6 एक स्टील बॉल है जिसको ड्रॉप किया है सरफेस ऑफ वाटर में डाउनवर्ड मोशन है अपवर्ड मोशन है Downwards. ड्रॉपिंग से पता चल रहा है सो डाउनवर्ड मोशन है इसका मतलब है फॉरवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स होगी और अपवर्ड फोर्स वो होगी जो इस मोशन को अगर कोई रेजिस्ट कर रही है फोर्स let's see okay so a steel ball of mass 1.8 kg इसका मतलब है weight जो होगा वो होगा mass times 10 so 18 न्यूटन weight हो गया is dropping vertically through water with an acceleration of 5.6 accelerate कर रहा है ये object 5.6 meters per second square find the magnitude of the force resisting the motion of the ball ये कौन सी force है Upwards force. हाँ बिल्कुल अपवर्ड फोर्स है जो इसको रेजिस्ट कर रही है वो मोशन के अगेंस्ट ही होगी ना ये इस फोर्स की बात कर रही है अब यहाँ कोई स्ट्रिंग वगैरह तो है नहीं कोई टेंशन नहीं है लेकिन ये बताया हुआ है कि एक फोर्स है जो मोशन को रेजिस्ट कर रही है मोशन डाउनवर्ड्स है तो रेजिस्टिंग फोर्स ने ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होना है सो ये एक रेजिस्टिंग फोर्स है लेट्स कॉल इट FR सो अब फॉरवर्ड फोर्स 18 न्यूटन minus upward force of resistance a resisting force is equals to mass 1.8 acceleration 5.6 इससे क्या वैल्यू आएगी फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस 7.92 newtons. ठीक है बिल्कुल 7.92 न्यूटन एक मिनट जस्ट गिव मी अ क्विक लुक एट द अटेंडेंस here